पहली बात भाई, सब लोग क्लास आया करो, ऐसे कोई मतलब है नहीं, कोई क्लास आते हो नहीं। मैं 20 मिनट तक बैठा रहा, वो तो एक बार मैं छोड़ के जाने वाला ही था, वो मैं मैसेज कर दिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, डेली क्लास आया करो तभी क्लास लूँगा, नहीं कोई मतलब है नहीं फिर। आज क्या करता है, अपन हिस्ट्री के जो 2 चैप्टर बचे हैं ना, तो वो कंप्लीट कर दूंगा, तो आपके पास टेस्ट के लिए टाइम बच जाएगा। ठीक है, मतलब 3 दिन आपको मिलेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को मैं टेस्ट भेज दूँ। कल ही तो था टेस्ट। नहीं, हिस्ट्री कल का कल टेस्ट नहीं था ना। अरे कब 2 है? चैप्टर बचे हुए हैं, मुझे लगा 1 चैप्टर बचा हुआ है। अब फिर एक बार रिवीजन करके फिर देना। तो संडे को मैं टेस्ट भेज दूंगा आपके पास, तो संडे को आपको लिख के सबमिट करना। मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक दिन क्यों ख़राब करें अपन मंडे का। तो संडे को मतलब जो भी है, मैं आज ही टेस्ट बना के भेज दूंगा, आप लोगों के ऊपर है। फिर आप रिवीजन करके एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जब भी दे लेना सैटरडे संडे को। ठीक है, कल अपन जो है ओनली मैथ की क्लास करेंगे, तो वो जो कल सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो संडे को आपका एक मैथ, या फिर अभी कोडिंग डिकोडिंग में करवा देता हूँ। ऐसा कहता है सीसेट करने, तो फिर आप दोनों टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। तुम लोगों को जिस तरीके लापरवाह लोग हो, उस तरह कोई भरोसा है नहीं। तो कोई नहीं, तो अभी ऐसे करेंगे कि अगले सैटरडे संडे में ले लूँगा उसका टेस्ट। अभी रुक जाओ, सीसेट का भी कोडिंग डिकोडिंग भी करवा देता हूँ। जो कोडिंग डिकोडिंग करा दूंगा तो आराम से फिर उसका कंप्लीट एक टेस्ट हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, वो जहाँ से मैं टेस्ट लूँगा उसके अकॉर्डिंग उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी है। ऐसे तो कर लोगे, ऐसे तो मैंने करवा ही दिया था हल्का फुल्का, तो फिर भी थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, तब उसके बाद मैं सीसेट का मैं टेस्ट लूँगा। परंतु हाँ, कि आपका टेस्ट होगा इधर, तो आज तो क्या है, तो फ्राइडे आपको पढ़ना है, सैटरडे आप पढ़ना है, संडे को ही भेजूँगा टेस्ट, या फिर मैं शायद कल भेज दूँ, ताकि जब आपको भाई टाइम मिले तब लिख लेना अपन। हाँ, ये चीज़ याद रखना, 5 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे में टाइम लिमिट, 1 घंटे का टाइम लिमिट रहेगा। बिना ऐसा नहीं है बिना देख के लिखना है आपको, जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे बैठ के लिखना है। तो ये चीज़ याद ओके। रखना। तो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो उसमें दिया है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो देखते हैं युवराज ने क्या लिखा है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। पहली डिमांड ये है, और उनमें से कौन से कारक आज भी जिम्मेदार हैं। भारत में पारंपरिक रूप से शिक्षा को उच्च मूल्य प्राप्त था, किंतु सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से लड़कियों की शिक्षा को लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। परिवारों समाज में धारणा रही कि स्त्री का मुख्य कार्य घरेलू भूमिकाएं निभाना, जिससे उनकी शिक्षा की आवश्यकता कम आकेगी। ठीक है, अतीत में लड़कियों को स्कूल न भेजने के कारण सामाजिक कारक कहते पितृसत्तात्मक सोच थी। लड़की का स्थान घर में है। बाल विवाह की प्रथा, कम उम्र में विवाह होने से शिक्षा अधूरी। परंपरागत मान्यता, शिक्षित लड़की के विद्रोही होने का डर। सही है। आर्थिक कारण, सीमित संसाधन थे। लड़कों की पढ़ाई की प्राथमिकता थी। गरीबी कारण पढ़ाई छोड़कर घर के काम था तथा मजदूरी में लगाना। अरे डायरेक्ट लिखो भाई, घरेलू कार्य में व्यस्त हो ना। चलो कोई नहीं। सुरक्षा संबंधी कारक, दूरस्थ विद्यालय, परिवहन सुरक्षा कमी थी। समाज में छेड़खानी, यौन हिंसा का भय था। एकदम सही बात है। संस्थागत कारक, विद्यालयों की संख्या कम, महिलाओं की शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम ढांचे महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं होना। सही बात है। आज भी जिम्मेदार कारक कौन से हैं जो महिलाओं को एजुकेशन नहीं जाने देते हैं। गरीबी और आर्थिक बोझ, कई परिवार आज भी लड़कियों को पढ़ाई को बोझ मानते हैं। सही है। सुरक्षा की चिंता, ग्रामीण और छोटे कस्बों में यह बड़ी समस्या है। पितृसत्तात्मक सोच, लड़की को पढ़ाकर क्या होगा, शादी तो करनी है जैसी मानसिकता। संस्थागत कमी, कई जगह जब भी स्कूल दूर है, स्वच्छ शौचालय और महिलाओं की कमी है, महिला शिक्षकों की कमी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट और पॉइंट भी आएंगे भाई। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि भाई वुमेन एजुकेशन का चाहिए आज, चलो बेसिक एजुकेशन तो दिला देते हैं, परंतु उसके बाद हायर एजुकेशन नहीं करने देते, जॉब नहीं करने देते। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल योजना जैसी पहल से लड़कियों की स्कूल शिक्षा में सुधार हुआ है। फिर भी पितृसत्तात्मक सोच, सुरक्षा चुनौतियों और गरीबी जैसी समस्या आज भी बाधक। समाधान के लिए समाज को जागरूक करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना भी आवश्यक है। ठीक है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, भारतीय सामाजिक सुधारों के प्रयास का विवरण दीजिए जिनके कारण स्वरूप शिक्षा जाति प्रथा
शिक्षा जाति प्रथा महिला सुधार को बढ़ावा मिला, पहला क्वेश्चन डिमांड। एवं के समक्ष विद्वान चुनौतियों को उल्लेख करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्वान चुनौतियों का उल्लेख भी कीजिए। मतलब उस टाइम की चुनौतियाँ बतानी है आपको और फिर अभी प्रेजेंट टाइम में जो चुनौतियाँ हैं वो भी बतानी है आपको शिक्षा को, जाति प्रथा और महिला सुधार को लेकर। 19वीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक अनेक भारतीय समाज सुधारकों ने शिक्षा, जाति प्रथा और महिला स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन प्रयासों ने आधुनिक भारतीय सामाजिक आधार को बदला और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी है। एकदम सही बात है। थोड़ा उदाहरण भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे राजा राममोहन राय, ये सब पेरियार, इनके बारे में एक आध दो नाम लिख दो, ठीक रहेगा। समाज सुधार को प्रमुख प्रयास शिक्षा सुधार, राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा को बढ़ावा, संस्कृत कॉलेज में सुधार चाहते थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की गुरुकुल आंदोलन से शिक्षा का प्रयास किया। सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सार्वभौमिक प्राथमिकता शिक्षा की भी मांग की। जाति प्रथा का उन्मूलन, महात्मा फूले सत्यशोधक समाज, शुद्ध अतिशूद्रों की शिक्षा और अधिकार। नारायण गुरु केरल के एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का संदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष, संविधान में समानता की गारंटी। महिला सुधार, राजा राममोहन राय सती प्रथा उन्मूलन 1829। विद्यासागर विधवा पुनः अधिनियम 1856। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। बेगम रुकैया मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षक आंदोलन। एकदम सही बात है। समक्ष चुनौतियाँ क्या थी? परंपरागत सोच और अंधविश्वास का विरोध, कुछ जातियों और सामंती शक्तियों का प्रतिरोध था, औपनिवेशिक शासन का सीमित सहयोग और कभी कभी विरोध। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा सुधार आंदोलन की धीमी पहुंच थी। सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्वान चुनौतियाँ, शिक्षा क्या था? डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण शहरी अंतर, ड्रॉप आउट दर में लड़कियों की हिस्सेदारी। जाति प्रथा, प्रत्यक्ष भेदभाव, सम्मान, हत्या, आरक्षण पर विवाद। सही है। महिला स्थिति, लैंगिक हिस्सा, कार्यस्थल पर असमानता, बाल विवाह, दहेज प्रथा। सामाजिक चेतना, सुधार आंदोलन के बावजूद प्रतिशतता में रूढ़िवादी सोच का असर है। सही बात है। भारतीय सामाजिक सुधारों ने शिक्षा, जाति उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की नींव रखी थी। आज भी उनकी सोच प्रासंगिक है क्योंकि आधुनिक भारत में समानता, शिक्षा और लैंगिक न्याय को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। सुधारकों के आदर्शों को और संवैधानिक मूल्यों का आधार बनाकर ही भारत एक समावेशी और प्रगतिशील समाज और बढ़ सकता है। थोड़ा अच्छे से लिखिए। ठीक है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक लिखा आपने, ऐसा कोई कमी नहीं है। तो आपको इसको आराम से इसमें 6.5 समथिंग नंबर आपको मिल जाएंगे। बोलो ठीक लिखा है। एग्जाम में इतने कंसाइज करके लिखना पड़ता है, तो जो आपने लिखा है सर। कविता आपने भेजा है। डाउनलोड क्यों नहीं हो रही? कभी कभी दिक्कत आती है ये डाउनलोड होने फाइल। दोनों क्वेश्चन लिखे हैं कविता आपने? हाँ, कोशिश की है मैंने दोनों की। ठीक है, दिन में लिख लिया करो, अभी सुबह क्यों लिखते हो? क्लास के टाइम में क्लास के टाइम होमवर्क याद आता है। चलो ठीक है। लड़कियों को स्कूल भेजने के कारक कौन से थे और उनमें कौन कौन से कारक आज भी जिम्मेदार है? ठीक है। स्त्री पुरुष गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनके विकास से समाज रूपी गाड़ी का समान रूप से संचालन संभव है। प्राचीन समय से महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु समय के साथ धार्मिक रूढ़िवादिता और स्वार्थ के चलते महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मुख्य कारक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक मुख्य रूप से भागीदार रहे हैं। सही है। यहाँ पे लिख सकते थे कि एंशियंट काल में जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ज्योति, अपाला थी, ये इन महिलाएं विद्वान थी भाई, उस टाइम एजुकेशन था। पर फिर मध्यकालीन भारत जो आता है उसमें फिर दिक्कतें बढ़ती है और उसी का प्रभाव देखने को मिलता है कि आधुनिक भारत जब शुरू होता है तब महिलाओं को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं था। स्कूल न भेजने के प्रमुख कारण थे स्वतंत्र होने का डर, शिक्षित व्यक्ति को बंधनों से मुक्ति दिलाती है, इस कारण समाज को भय था कि शिक्षित होकर स्वतंत्र होने की मांग करेगी। सही है। सुरक्षा की चिंता, लड़कियों की सुरक्षा से लेकर परिवार वालों को चिंता रहती थी, खासकर जब उन्हें घर से दूर स्कूल में भेजना पड़ता था। घरेलू कार्य की प्राथमिकता, लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर ये पढ़ेगी तो घर गृहस्थी का काम कौन करेगा? एकदम सही बात है भाई बाल विवाह का प्रचलन, कुछ को पढ़ाया नहीं जाता था, अगर कुछ शिक्षा ग्रहण करती थी तो बाल विवाह के कारण शिक्षा अक्सर अधूरी रह जाती थी। ये भी बात सही है।
रूढ़िवादी विचारधारा, लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, उन्हें गृहस्थी संभालनी है। सकून, स्कूल जाएगी तो बिगड़ जाएगी, घर से दूर रहेगी, बाहर जाने से भ्रष्ट प्रभाव पड़ेगा आदि। आर्थिक तंगी, लड़कियां जन्म भी ये क्या है? अप्रशंसनीय। अच्छा, अप्रशंसनीय, थोड़ा एक बार चेक करना है, सही वर्ड नहीं है, मतलब ये इस वर्ड को सही लिखा है क्या, आपने एक बार देख लेना, वर्ड तो सही है पर क्या आपने इसमें कहीं अप्रशंसनीय था, मतलब जो भी, एक बार देख लेना एक बार, ठीक है। तो उसे शिक्षा देना एक बोझ माना जाता था और घर से आर्थिक गरीबी के कारण परिवार की देखभाल में कामों का हाथ बटाई कम करके आय में योगदान दे, सही है। स्वार्थ पूर्ति, पितृसत्तात्मक समाज का मानना था कि लड़कियों का मुख्य कार्य घर संभालना, जिसमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़के शिक्षक, देखो यहाँ पे गलती की है आपने, थोड़ा ध्यान दीजिए। लड़की शिक्षित हो जाएगी तो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों, भ्रष्टाचारों, अन्याय का विरोध करेगी, नहीं विरोध करेगी, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। वर्तमान समय में मौजूद कारक, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान होने के कारण महिलाओं को पुरुषों को, अब देखो यहाँ पे थोड़ा वाक्य संरचना देखिए, पुरुषों के बराबर, या के लिखो, के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता। गांवों की अपेक्षा शहरों की स्थिति ठीक है और इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिकांश क्या हो गया, यहाँ किनारे से कट गए लगता है शब्द। अच्छा, कोई नहीं। अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण है, ठीक है। लैंगिक असमानता, हमारे समक्ष वास्तविक रूप से खड़ी चुनौती है। चाहे हम सुपर पावर बनने की ओर प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इनके कारण अक्सर शिक्षा को असमानता का सामना कर रही है, सही है। महिला सुरक्षा, आज भी महिला घर के बाहर क्या घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो दूरस्थ स्कूलों परिवारों स्कूल भेजने से डरते हैं। लड़कों प्राथमिकता, लड़कों शिक्षित करने में प्राथमिकता दी जाती है। लड़कियों बोझ में पढ़कर क्या करेगी, इससे घर जाना भी गृहस्थी संभालनी है। धार्मिक कारक, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, लड़का कमाएगा तो लड़की पढ़कर क्या करेगी, सार्वजनिक स्थान से गुजरेगी तो बुरी नजर पड़े, गरीबा परिवार लड़की बोझ बढ़ता है, सामाजिक रिवाज। ठीक है, आपने ये जो सारे कारण लिखे ना, मुझे ऐसा लग रहा है अपने मन से लिखे है ना। इस बार मिले ही नहीं, कहीं खोजे मैंने बहुत, फिर भी चलो कोई नहीं, पर थोड़ा और स्टैंडर्ड देखने की जरूरत है इसमें, कोई नहीं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा कई योजना चलाकर लड़कियों को स्कूल भेजने में शिक्षा जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला बाल मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना। देश का विकास तभी संभव है जब महिला पुरुष को अवसर की समानता, लैंगिक समानता, साक्षरता के समान अधिकार और भागीदार होंगे। ये आपने सही किया, योजना लिखी है, पर इसमें आएगा ना, पहली बात तो वो आएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ठीक है। आर्टिकल 21 में बेसिक एजुकेशन को जोड़ा गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। फिर महिलाओं के लिए जो है फ्री है एजुकेशन, हायर एजुकेशन सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी आपने अच्छा लिखने का प्रयास किया है, तो आपका सेकंड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर रह गया, ये वाला, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, कोई नहीं। ये है क्वेश्चन, भारतीय समाज सुधारों के प्रयास जिनके स्वरूप शिक्षा, जाति प्रथा, महिला सुधार बढ़ावा मिला है, उनके समक्ष विद्वान चुनौतियों का उल्लेख करते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्वान चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। भारतीय समाज सुधारकों ने भारत की स्वतंत्रता में अप्रत्यक्ष परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रयासों ने एक ऐसे सशक्त एवं न्यायपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना वाले समाज की नींव बनी, जिसके कारण स्वतंत्रता की भावनाएं और भी मजबूत हुई। इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, ये कहाँ से लिखा है इंट्रोडक्शन, आपने खुद से लिखा है? इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छा लिखे हो, पहले वाले क्वेश्चन में खुद से लिखा है? हाँ, कुछ भावना खुद के, कुछ देख के, सब मिक्स करके लिखा है। ठीक है, कोई नहीं, बड़े लिखा बंतु, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, अच्छा है। मतलब भारतीय समाज सुधारकों को शिक्षा को सामाजिक समानता और जागरूकता का साधन मानकर स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने वंचित समुदाय, महिलाओं, दलितों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। सावित्रीबाई फुले, राजा रामन राय, ये कौन है, रमाबाई, सरस्वती, एनी बेसेंट का योगदान था। शिक्षा जागरूकता माध्यम जाति प्रथा को मिटाने के लिए काम किया। छुआछूत अस्पृश्यता का विरोध व पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने पर बल दिया गया। गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज में आम जनता को प्रेरित किया, ठीक है। समाज सुधारकों ने शिक्षा के माध्यम से पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथा को उन्मूलन कर दिया। विधवा विवाह समर्थन और कानूनी सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता में भागीदारी बढ़ी और उनके सशक्तिकरण में मार्ग प्रशस्त और महिला की स्थिति में सुधार आए, सही है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो,
जब शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, ध्यान से समझना, तो ऑटोमेटिक ही क्या होता है, जाति प्रथा कम होती है। ठीक है। दूसरी बात, जब शिक्षा को बढ़ावा मिलता है तो महिला सुधारों को ऑटोमेटिक बढ़ावा मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या ना, ऐसे गोला बना के बना सकते थे ऐसे करके, कि मतलब जब भाई एजुकेशन शिक्षा बढ़ेगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जाति प्रथा ये सब क्या होगा, कम होगा, और महिला सुधार को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे करके एक गोला बना के दिखा सकते थे आप, या फिर एक ऐसे ग्राफ बना के दिखा सकते थे। थोड़ा मतलब ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, टॉपर बनना है तो भाई। जैसे मान के लो ऐसे ग्राफ बना दिया, यहाँ लिखा शिक्षा, या ऊपर लिख लो शिक्षा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है तो जो महिलाओं का विकास वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक। या फिर जब इधर देखो, जब जैसे जैसे यहाँ शिक्षा लिखो और यहाँ जाति प्रथा लिखो, ठीक है, तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी तो जाति प्रथा कमज़ोर होती जाती है। तो ये ऐसे ऐसा सोचना है। अब देखो जैसे मैंने सोचा यहाँ पे, ऐसे सोचोगे तभी टॉपर बनोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, अब एवरेज आंसर लिखने से इंटर कॉल भी नहीं आएगा। अब सोचो मैंने जब 2024 में मेंस लिखा था, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, लगभग मेरे 607 नंबर की समथिंग आए। और एक थी 2023 में एक लड़की थी जो IPS बन गई थी, सोचो 191 के समथिंग रैंक थी उसकी, राजस्थान की लड़की थी वो। अभी सोचो उसने 2024 में मेरे साथ ही मेंस लिखा था, उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी नंबर नहीं था। यहाँ ऐसा मतलब उसने इंटरव्यू कॉल भी दिया था, सब दिया था। तो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा और सोच के समझ के आंसर लिखने पड़ेंगे, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो जो हट के आपको थोड़ा आंसर अलग बनाए। तो ऐसे ग्राफ है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व करोगे अपने आंसर में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके समय विद्वान चुनौतियाँ क्या थी, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाल विवाह, जाति प्रथा, दहेज, विवाह, पत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक और कुरीतियाँ सुधारकों की प्रमुख चुनौतियाँ थी। ठीक है। सामाजिक असमानता था, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक शोषण मुद्दों के कारण समाज सुधारों को लंबे अरसों तक सामना करना पड़ा। निरक्षरता थी, शिक्षा का अभाव, इसी से महिलाओं, दलित वर्ग को शिक्षा पहुंचाने के समक्ष मुख्य बाधा थी। ये बात है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। एजुकेशन में भी हायरार्की था, ब्राह्मण वर्ग को अवेलेबल था, और जो शुद्ध वर्ग के उनको तो अवेलेबल भी नहीं था, भूल ही जाओ उनके लिए। तो गरीबी और बेरोजगारी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग गरीबी से त्रस्त था, रोजगार के अवसरों की कमी भी समाज में असंतोष व्याप्त था। कट्टरता और रूढ़िवादिता, समाज में फैली कट्टरता और पुरानी परंपरा के प्रति लोगों रूढ़िवादी सोच समाज सुधार में मुख्य समस्या थी। यह जो भी है यहाँ कट गया है। महिलाओं की दैनिक स्थिति, समाज सुधार के समाज सबसे प्रमुख चुनौती महिला शिक्षित करना, उसके स्थिति में सुधार लाना भी था। थोड़ा और अच्छे पॉइंट लिखते हैं वहाँ पे। वर्तमान समय क्या चुनौतियाँ है, कम महिला साक्षरता है, लगता महिला साक्षरता प्रयास के बावजूद भी महिला साक्षरता कुल साक्षरता से कम है। एकदम सही बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा आपने। ज़्यादा अच्छा डाटा भी शो कर दो, शायद ऐसा है कि पुरुष का है लगभग 73 कुछ ऐसे करके, अरे महिलाओं 64% ऐसे कुछ करके है। लैंगिक भेदभाव, समाज में स्त्री पुरुष के आधार पर आज भी भेदभाव किया जाता है, लगातार सरकार प्रयास के बावजूद भी प्रति संख्या पुरुषों महिला की संख्या कम है। एकदम सही बात है। जनसंख्या विश्व और बड़ी जनसंख्या के कारण संसाधनों कमी भारतीय समाज की प्रमुख चुनौती है। भ्रष्टाचार गंभीर समस्या जो विकास में बाधा डालता है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य, वातावरण दूषित, पर्यावरण के साधनों का अतिदोहन। क्या ये क्वेश्चन से अपना रिलेटेड है, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, ये कैसे रिलेटेड है। अपना क्वेश्चन ये है कि भाई जातिवाद, वर्तमान में चुनौतियां पूछी थी, मैंने सोचा ये लिख दो। अरे नहीं, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना था। शिक्षा में क्या चुनौतियां है, जाति प्रथा को लेके क्या है मामला, महिला सुधार को लेके क्या है, समझ में आया। ये अलग चला गया आपका आंसर एकदम। भारतीय समाज सुधार के प्रयास से कई बुराई अंत हुआ, और अब लगातार सरकार जनता के प्रयास से चुनौतियों को डटकर सामना करके निपटारा करके विकास की ओर अग्रसर है। तो ये आपको मिलेंगे इसमें 5 नंबर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा जो क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है उसमें ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। चलो तो अपन शुरू करते हैं। फिर आज 2 चैप्टर हैं, उनको फिनिश करेंगे, ठीक है। भागना मत, क्लास छोड़ के ना उठा के फेंक दूंगा। चलो 2 चैप्टर उसको ख़त्म करते, फिर आप एक बार और रिविजन कर लेना इन बुक का। अरे कल तो मैंने शॉपिंग किया था, ठीक है। तो इस बुक को दोबारा रिविजन कर लेना, फ्री टेस्ट देना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो कल का टाइम है, सैटरडे है आपके पास,
संडे तक आप टेस्ट दे सकते हो, मंडे को मुझे टेस्ट सबमिट चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बिना देखे लिखना है, ऐसा नहीं है कि देख देख के लिख रहे, नो, जो आता वो लिखिए। इसीलिए बता रहा हूँ, इस एनसीईआरटी को 2 बार और रिवीजन कर लेना तो लिख लोगे क्वेश्चन आराम से। और जिसने डेली में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए, जिसने डेली लिखा है उनको बहुत हेल्प मिलेगी टेस्ट लिखने में, ये चीज़ याद रखना। और जिन्होंने आज तक एक भी आंसर चेक नहीं कराया, दिक्कत आएगी लिखने में, देख लेना। जो भी है अपन रिवीजन करके टेस्ट देना, ऐसे मत देना, पहले बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1800 तक 10 से 1946 तक। एक अगला ऐसा ही चैप्टर आएगा 10वीं क्लास में। तो इन दोनों चैप्टर को अगर कंपाइल करके पढ़ लोगे ना तो यूपीएससी में आपको हमेशा 2-3 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी पर आंसू के गोले छोड़ती पुलिस। सोचो कि उस जमाने में भी आंसू के गैस के गोले ये भीड़ को नियंत्रित करने का तरीका होता है। जैसे अभी नेपाल में देखो, वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे पहले आंसू के गोले छोड़े गए, फिर आखिर में बंदूक चलाने का ऑर्डर दे दिया गया। पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित अध्ययन कर चुके हैं। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, अब जैसे पता नहीं, पर मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया, मूवी देखी है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चलता था ना, मतलब ठीक है, जैसे गांधी जी नेतृत्व में चल रहा है, तो उस टाइम लोग मान के चलो सरकार के खिलाफ जैसे विरोध कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी किया, सोनिया अवज्ञा आंदोलन किया, तो उसमें ऐसा नहीं था कि भाई लूटपाट कर रहे हैं। मतलब देखो, वो क्रांतिकारी आंदोलन थे, वो करते थे, वो अलग से करते थे काम, पर गांधी की जो हुआ समर्थन में जो आंदोलन हुए, उनमें ऐसा कभी नहीं था कि लूटपाट हुआ, मान के चलो अंग्रेज थे उनके साथ बलात्कार जैसे केस हुए, मतलब ऐसा देखने को मिलता नहीं है। यह हो भी सकता है, परंतु इतिहास जो भी है। पर मेरा कहना मतलब, जैसे कल मैं नेपाल के वीडियो देख रहा था, तो उसमें ऐसा था कि अब लोग, स्वाभाविक सी बात है, वो आंदोलन करने क्या उद्देश्य है उनका, भाई करप्शन फ्री होना चाहिए देश, ठीक है, लीडरशिप सही हाथों में होनी चाहिए। परंतु क्या हुआ कि उसके बाद में जो जनता थी उसने मतलब मॉल के मॉल लूट लिए, जिसको जो हाथ आ रहा था वो लेके भाग रहा है। तो इससे पता लगता है कि अनियंत्रित जो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, और वो फिर उनके परिणाम गलत ही साबित होते हैं। अब सोचो कि वो चाह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, खुद भ्रष्टाचार मुक्त बनना नहीं चाहते। खुद सोचो कि जब मौका मिल रहा है सब सामान उड़ा के ले भाग गए। तो राजनेता भी यही करता, जब उनको मौका मिलता है तो वो देश में चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं। तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? तो ये नैतिक जो अंतरता, नैतिक वैल्यूज़ की जो कमी है, किसी भी आंदोलन को प्रभावशाली नहीं बनाती, ये कमियाँ हैं। तो मेरा कहना मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं बातें आंदोलन, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो ये आंदोलन चाहिए, आंदोलन कर रहे हैं, पर कहीं पे आपने वैसा या कोई रिपोर्ट ऐसा देखने को, ऐसा हो सकता है सरकार भी छिपाती है, जो भी एक हो भी सकता है, कोई बड़ी बात, जो इंसान तो एक जैसा ही होता है। और मैं बता रहा हूँ एक मोटा मोटा बात, मतलब आंदोलन हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन भ्रष्टाचार का विरोध करें फिर खुद ही भ्रष्टाचार करने लग जाए और खुद के जस्टिफाई करने लग जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति में संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, सामाजिक और धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति, हस्तकला का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? ये कल आपको क्वेश्चन लिख के आना है। तो क्वेश्चन बनेगा आपको, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? तो आपको सारे कारण बताने थे, कौन कौन से कारण है सारे बताना, सामाजिक आर्थिक। हाँ, कविता तो हमारे क्वेश्चनों में जैसे, और देखो जैसे युवराज कवि लिखता है या कोई भी लिखता है, तो वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीति। तुम भी ऐसा सीखो, अपने पॉइंट को डिवाइड करना सीखो, तो उससे ना अच्छा आंसर होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है। तो असंतुष्ट आप बताओगे आर्थिक क्षेत्र में कैसे असंतुष्ट थे, सामाजिक क्षेत्र में कैसे थे, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे थे, समझ में आया? कल जब लिखोगे इस क्वेश्चन को तो याद रखना। यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? ठीक है, उनके कारणों, ठीक है भाई, क्यों असंतुष्ट के कारण बताओ। ठीक है, कारणों का उल्लेख करते हुए इसके स्वरूप या इसके कारण, नहीं रुक जाओ,
तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये 15 नंबर का क्वेश्चन बने कि आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से, यदि हाँ तो ऐसे विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट। अब इसमें आपको ये भी बताना कौन से वर्ग, कैसी किसान के लोग थे, दलित लोग, जो भी है, मतलब समझ, किसान, सैनिक, ये क्यों थे असंतुष्ट। फिर उनका कारण बताना है, कारणों का उल्लेख करते हुए, ठीक है, उल्लेख करते हुए इसके परिणाम स्वरूप घटने वाली घटनाओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो कारण बताए दोगे, फिर इसके परिणाम स्वरूप घटने वाली घटनाएं, भाई किसानों ने क्या किया, किसानों ने किसान आंदोलन किए, सैनिकों ने सैनिक विद्रोह कर दिया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपने, मतलब इन्होंने कौन कौन से विद्रोह किए या कौन सी चीज़ें की, तो वो भी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, मतलब ये चैप्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, ये चीज़ याद रखना। राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। अब जो लोगों समझ में आने लगा धीरे धीरे कि अंग्रेज लूट के लेके जा रहे हैं, भाई ये संसाधन तो हमारे हैं, हमें हमारे ऊपर यूज होना चाहिए। इस जवाब के साथ एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। अब ये एहसास हो गया। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों के बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का डिमांड था ना, तो ये इसमें ये सारे पॉइंट भी आएंगे, ये वाले, ये भाई ये इन्हीं के कारण, मतलब जब वो समस्या आई तो ये ऐसे संगठन बनने लगे। तो ये चीज़ याद रखना। संप्रभु का मतलब क्या होता है, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। अब देखो ना, मैं इस वर्ड का एक मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान से समझना। संप्रभु होने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी देश के बारे में ही संप्रभुता होती है, खुद के व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर भी संप्रभुता होनी चाहिए, पर भारतीय समाज में ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति को कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, चाहे लड़की के शादी करने का हो, पढ़ाई करने का हो, तो एक तरीके से मतलब देखो बाहरी हस्तक्षेप होता है ना भाई। कोई भी अगर परिवार में, अगर मान लो आप कोई भी हो, कोई पर्सन है, वो अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, तो उसमें क्या है कि तो सामाजिक कारक काम करेंगे, आर्थिक कारक काम करेंगे, परिवार का एक नैतिक दबाव काम करता है, रिश्तेदारों का नैतिक दबाव काम करता है, तो कहाँ आप स्वतंत्र कदम उठा पाते हैं। और यही कारण है कि भारत में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बड़ी कमी है भारत में। इंसान इन्हीं सब चीज़ों के अंदर दबा रह जाता है। तो ये देश के संदर्भ में नहीं है। जैसे मान के चलो कि संप्रभु कोई देश नहीं है, जैसे मान के चलो अभी पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है भाई, वही काम हो गया। याद करो जब सहायक संधि होती थी, सहायक संधि में क्या होता था कि मतलब अंग्रेजों की सेना ही डिसाइड करती थी कि भाई आप कौन सा देश से मित्रता करोगे, किससे नहीं करोगे। तो वैसे चाइना जो है, मान के चलो कि वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अब वो भारत से रिश्ते सुधारना भी चाहेगा तो तब भी पॉसिबल नहीं है। तो संप्रभु देश कहाँ रहा। तो वैसे कोई व्यक्ति अगर संप्रभुता नहीं रखता अपनी, तो उसके जो निर्णय अगर कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो समझ लो कि उसका जीवन बहुत खतरे में है। पुनः सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का है, सबके लिए, सर्व, सभी, जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लक्ष्यों को लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। देख रहे हो, फिर बता रहा हूँ, मेन उद्देश्य उस टाइम लोगों को संप्रभु बनाना था, देश तो बाद में आएगा। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। सोचो, आज अपन चाहे देश के आधार पर आज़ाद हो गए हैं, पर क्या व्यक्तिगत स्तर पर अपन आज़ाद हैं आज? क्या अपने खुद के बारे में अपन डिसीजन ले पाते हैं कि मुझे ये अच्छा है, ये मैं ये करना चाहता हूँ, जो ये नहीं है, नहीं कर पाते। क्यों? सामाजिक नैतिकता, बहुत सारी चीज़ें बाधाएं हैं।
1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये याद रखना घटना है। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। याद रखना, ये लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में था। ये बहुत मतलब खराब शासक था भारतीयों के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। अब देखो, आज के टाइम में भी सरकार यही करती है। जैसे अभी नेपाल में क्या हुआ, वो वहाँ पे यही तो हो रहा था कि टिकटॉक जैसे ऐप थे, स्नैपचैट थे या यूट्यूब था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि उस पर लोग है ना, जो वहाँ के जो राजनेता थे, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में व्यंग कर रहे थे। ये देखो कैसे देश को लूट लूट के अपने मज़े कर रहे हैं, उनके बेटे जो हैं सब। अब उन्होंने क्या किया, उसी को ऐप को बैन कर दिया। तो अगर आज भी, इसीलिए बोलते हैं इतिहास इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अंग्रेज जब भारत पर राज करना चाहते उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेथड अपनाए। तो आज भी सरकार यही करती है। और आजकल जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंट में मान के चलो मीडिया हाउस है, जो मीडिया हाउस पे सरकार क्या करती है आजकल, उनको खरीद ही लेती है खत्म। अब बंद कराने की जरूरत नहीं है, खरीद लो ऑटोमेटिक सब। जैसे मान के चलो एनडीटीवी में भाई जब वो रवीश कुमार था, उसको वहाँ से भगा दिया गया। तो तरीका आज भी लोगों गुलाम बनाने का वो अंग्रेजों जैसा ही है, तो वो बड़ा अंतर नहीं है। 1883 में सरकार ने इल्बिट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। ये चीज़ भी याद रखना, ये लॉर्ड रिपन के काल में आया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीशों में ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया जा सके। अभी देखो कितना अच्छा काम था, परंतु इसको कहाँ होने दिया गया, नहीं होने दिया गया। ऐसा एग्जाम्पल अभी देखो, महिला जो रिजर्वेशन बिल है, सोचो कब से पेंडिंग पड़ा, राजीव गांधी के काल से लेके आज तक, अभी जाके उसको किया गया, पर अभी भी लागू नहीं हुआ। तो सोचो सरकारें आज भी उसी माइंडसेट से काम करती है जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। प्रचारक कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठकों, भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। अब ये कोई भी हो सकता है, धर्म का भी प्रचारक हो सकता है, समाज का भी प्रचारक हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता हो। पढ़े लिखे भारतीय को एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी। 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है, WC बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। अब इनके सबके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नौरोजी व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. हुइम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। यह है दादा भाई नौरोजी। अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में जब सोचो 85 कांग्रेस बन गई है। द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा। अब ये याद रखना है किसने लिखा है, क्या है, सब पता होनी चाहिए चीज़ें। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, 1887 में अध्यक्ष हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारतीय किसी एक वर्ग के समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदाय को संस्था है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सोचो कि हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों के लिए है। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए। ये याद रखना, सारी जो डिमांड है उदारवादियों की है। मतलब दादा भाई नौरोजी, ये उनके जो उदारवादी थे उन लोगों की थी। निरस्त करने मतलब क्या होता है? किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना।
शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसरों का कब्जा था। ठीक है, अब देखो ये मैं यही चीज़ सेम बताता हूँ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट में चले जाओ, ठीक है, इसमें क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व है? नो, 0.01% है। क्या SC और ST का है? नो। ठीक है, आज भी इसमें जो है उच्च वर्ग भरा हुआ है। तो ये पता लगता है, देखो महत्वपूर्ण नौकरी भाई, महत्वपूर्ण है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोटी मोटी सचिव लेवल पे चले जाओ, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, सचिव लेवल पे चलो, IAS तो लोग बन जाते हैं, अपना सचिव कितने लोग बनते हैं, और उसमें कौन है? उसमें सरण वर्ग ही भरा हुआ है। ये देखो आज भी लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिकता वही है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। आज भी जैसे वहाँ गौरव अफसर था, तो आज क्या है? वही कास्टिज्म, कास्ट के आधार पर। अंग्रेज आमतौर पर ये मान के चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अक्सर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। दूसरी बात, कभी इन चीज़ नोटिस करना, देखो मैं चीज़ें जो एक्स्ट्रा बताता हूँ ये ऐसे में काम आएगी तुम्हारे। इसके अलावा जितने भी उद्यमी वर्ग देखो आप, उद्यमी वर्ग में कौन है? क्या उसमें कोई SC ST है? कोई महिला आधारित कोई है? नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा, इनका बहुत कम परसेंटेज मिलेगा आपको। तो ये सोचने की बात है ना भाई, देश में इतना असमानता, अपन असमानता, अरे लोगों को लगता है कि अरे यार आरक्षण मिल रहा है क्या सब चीज़ें, अरे भाई उसके अलावा भी देखिए, आरक्षण मिलने से भी सब कुछ चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। पर देखो आज भी ये चीज़ हो रहा है, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के द्वारा पैसे स्विस बैंक इनमें रखते हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेज ही कर रहे थे भाई, ये भारत को जो लूट रहे हैं अभी वो भी कम लोग नहीं है। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति की वह बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, अभी भी होता है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो जेल में डाल देंगे आपको। तो मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, सरकार को नज़रिया समझने का प्रयास किया करो। इससे सोने की चाह में दिनीसा वाचा नामक के मध्य मार्गी नेता ने 1823 नवरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर है, तिलक साहब भी व्यस्त रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। और ये सोचो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो, अगर अभी क्या हो रहा है कि सरकार बस राशन बांट देती है, लोग उसी में खुश है बस, और ये नहीं पता लग रहा है कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे थे, बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे। एक मिनट रुको। और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। ठीक है, कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, जैसे अभी GST में रिफॉर्म किया गया है, तो भाई टैक्स मिडिल वर्ग डिमांड कर ही रहा था ना। फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ याद रखना कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व कर रही, किसानों का सबका, मजदूरों का सबका, उद्यमियों का भी। मध्य मार्ग के नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्ग को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस को मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। 1890, अब देखो अब वो जो अब जितना ऊपर पड़ा अपना उदारवादी थे, अब ये कौन आएंगे? उग्रवादी विचारधारा वाले। 1890 दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में
याद रखना, बंगाल से कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे। पंजाब से लाला लाजपत राय थे। ठीक है, महाराष्ट्र कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे, उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता का रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये भी चीज़ याद रखना किसने क्या दिया है। बाल गंगाधर तिलक जो अखबार निकालता था, यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछा है। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार और केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। तो ये चीज़ याद रखना। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, ये भी याद रखना, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूरी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेता के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाए। बांग्लादेश के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। ऐसे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए देखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जलसों में शामिल होने लगे। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा दिया। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है 2019 में। एक एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी एक एक चीज लाइन इंपॉर्टेंट है। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं को बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। अब इसमें कौन आएगा? भगत सिंह, ये सब वो लोग आएंगे, ठीक है। पर हाँ, भगत सिंह तो बाद में आता, पर उससे पहले भी क्रांतिकारी आंदोलन जो बंगाल में जो चला था, सूर्य सेन के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, याद रखना ये चीज़। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ये भी यार, यहाँ से पाकिस्तान की निर्माण शुरू होती है, नींव यहाँ से है। लेकिन बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाची का व्यवस्था की जाए। देखो, पहली डिमांड है, फिर आगे जाके अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाएंगे। 1909 में सरकार ने मांग मान ली। अब परिषदों के कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपनी राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। यहाँ से धर्म की राजनीति शुरू होती है। तो आप ऐसे में लिख सकते हो, जीएस में आंसर आए, धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण यहीं से शुरू होता है। ये लाला लाजपत राय है जो पंजाब से थे। अब यूपीएससी 2018 की पीटी में ये भी क्वेश्चन पूछा। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वे याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी यूपीएससी ने दिया है जिनके नाम, उनको सर्च किया करो, उन्होंने क्या बनाया, कहाँ थे, क्या था, क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। जो नगीना तुम बोल रही थी ना, वो ये याद रखना, जब ये काम कर लोगे ना, जितने नाम दिए उनके अच्छे काम करोगे, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, ठीक है। परिषद क्या होती है? प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधित्व दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। 1907 में कांग्रेस टूट गई, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। ऐसा भी होता है कि तिलक को, इनको सबको पकड़े जेल में डाल दिया जाता है। दिसंबर 2015 दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई है। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए हैं। दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो ये चीज़ भी याद रखना, एनी बेसेंट के सहयोग से इन दोनों में वापस से एकता होती है। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी शिक्षा में इस आंदोलन में जुटते गए। अब ये कारण था गांधी जी के कारण।
कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसाय समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ था कि सरकारें जो है उद्योगों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो इसीलिए फिर व्यवसाय जो उनको लगा कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व जब आएगा तभी अपना उद्योग फैलेंगे, तो इसीलिए वो है फिर कांग्रेस को सपोर्ट करने लग जाते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया, ये भी कारण था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध का आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यवसाय समूह युद्ध से बेशक मुनाफा कमा रहे थे, जैसे कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह के विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। अब और चाहते हैं कि हमें और सपोर्ट करो। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए यूज़ किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाही दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों की तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। अब सैनिकों में विद्रोह होगा। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों को समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादी को एक नई प्रेरणा मिली। याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाहर जो घटनाएं घटी है उनका क्या प्रभाव रहा है। तो याद रखना, जैसे सबसे बड़ी पहली बात है रूस में जो घटना होती है, इसे पता लगता है कि नॉर्मल जनता भी कुछ कर सकती है। जापान को रूस को हराना 1905 में, उससे पहली बार जो है कि ये लगा कि भाई यूरोप को हराया भी जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं थी जिससे देश में विश्वास बढ़ा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। अब ये है नटाल कांग्रेस संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895। याद रखना, गांधी जी की मूवी देख लेना, गांधी जी वहाँ से हर साल 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी पहचान सकते हैं? पिछली कतार के ठीक बीच में कोट में टाई पहन के खड़े हैं। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। सोचो, अब ये भी समझा जाता है कि इससे कोई एज कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको बदलाव करना है ना, या कुछ आप बड़ा करना चाहते हो जीवन में, तो ऐसे फिर गांधी उस एज में भी आके कितना बड़ा काम कर गए। वे वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजरात, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय परिवार, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीय से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। ये और खासियत है, गांधी जी सबको साथ में लेके चल रहा है। जो कोई लीडर बनेगा तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, सबको साथ में लेके चलेगा। टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो, पता नहीं कब उठते हो। देखो ऐसे बीच बीच में आते हो तब ये और मामला होता। तुम लोगों कुछ ही नहीं हो सकता, ना तो टाइम पे क्लास करते हो, तो यहाँ याद रखना गांधी जी सबके साथ है, इसलिए गांधी सबकी बात मानेंगे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लग रहे थे। याद रखना, इसीलिए आईएएस को भी, जो आईएएस अधिकारी बनते हैं ना, उनको भारत भ्रमण कराया जाता है। उसकी सबसे बड़ा फिलोसफी यही है गांधी जी का। पर तो हकीकत सब लोग है ना ओनली रील बनाने के लिए जाते हैं, क्या ही करोगे, यही हालात है। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में याद रखना सामने आए। तो ये कभी याद रखना, गांधी जी ने सबसे पहले आके केक खाया था भारत में, मतलब चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। इन आंदोलनों के माध्यम से उनके राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचित हुआ। याद रखना, राजेंद्र प्रसाद कब मिलते हैं? जब बिहार में जाते हैं चंपारण में, और वल्लभ भाई पटेल से वो मिलते हैं खेड़ा में, खेड़ा सत्याग्रह में।
1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूर की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच कुछ आंदोलन कुछ गहराई से देखिए। याद रखना जब पीटीएम क्वेश्चन आया था आपकी बार वो मिल जाएगा। रोलेट सत्याग्रह, ये भी पीटीएम क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं को माना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत, याद रखना इस टाइप के सेकंड नाम किसी भी कानून का यूपीएससी पूछती है, वो निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। ये भी याद रखना कौन सा रूप में मनाया जाता है। और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया गया। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी देखो पंजाब को जो है अमृतसर में, वहाँ पर जहाँ जनरल डायर ने लोगों को सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के क्षेत्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नाइटहुड क्या होता है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तित्व, सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि है। याद करो, जैसे भारत पुरस्कार दिया जाता है, पद्म पुरस्कार, इस टाइप के जो उस टाइम का जो अंग्रेजों की तरफ से दिया जाता था नाइटहुड था। तो गांधी ने, याद रखना, बाद में लौटा दिया था। इसके बाद क्यों मिला था उनको? कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। ये चीज़ याद रखना। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदू, मुसलमानों, अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा था कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब ये देखो कितनी बड़ी है कि समावेशिता की बात है। गांधी यहाँ पे सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। परंतु आज के नेता क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम, भाई मुस्लिम राष्ट्र मुसलमान बन चुका, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र होगा ये तो। ऐसे पता लगता है कि जो स्वतंत्रता के जो लीडर थे, आज के जो है नेता, वो कितना अंतर है। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत, अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था, प्रतिफल की मामूली जी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। तो ये चीज़ रखना, अहिंसा का असली मतलब ये है। तो गांधी जी के जब मूल्यों को आप लिखो तो इस तरीके से लिखना, ये तो इसमें काम आता है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जबकि यूपीएससी ने पीटी में 2025 में पूछा, ध्यान से समझना। इसमें खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त सिंधी थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह घटना पर भी भारतीय लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब के अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। गांधी जी को उस टाइम ना मना किया जाता है इस चीज़ के लिए, आखिर में मान जाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन की और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अब याद आया यूपीएससी ने जब क्या क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे छोड़ दी थी, CR दास ने, और उसमें आगे जाके क्वेश्चन पूछा था कि भाई किसने उनको छुड़वाया था जेल से। ठीक है, जिस मदन मोहन मालवीय था उसका आंसर। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडल को बहिष्कार कर दिया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर इससे एक भारी विद्रोह के पैमाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी,
कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी का आह्वान किया, अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर भी आगे बढ़ाया। ये कैसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। अब याद रखना, इससे पता लगता है कि इस आंदोलन की कितनी पकड़ है किसी व्यक्ति के ऊपर। अब एक गांधी जी इसमें पकड़ नहीं होती इसलिए हिंसा हो जाती है, आगे जाके गांधी जी ये ना हो इसलिए कंट्रोल रखते थे। इससे पता लगता है कि भाई गांधी जी कितना प्रभाव था। घेरेबंदी लोगों किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करवा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। गांधी जो लोग है ना उसमें भगवान की तरह मानने लग गए थे। आगे आएगा इस चैप्टर में बताया जाएगा। महंत कौन होता है? जो सिख गुरुद्वारे के धार्मिक कथा धर्ता होते हैं। गैर कानूनी बेदखली मतलब पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, मतलब कानून नहीं है फिर उनको निकाल दिया गया। सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारियों किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन की नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। देख लो गांधी का मतलब पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। सब गांधी के नाम पे आंदोलन भी करने लग रहे हैं। गांधी जी यही चाहते हैं। महात्मा गांधी की जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता है। समझ रहे, भगवान समझने लग गए। इस तस्वीर में कृष्ण के सारथी बने मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखो गांधी और जो भी थे सबको समर्थन वो कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कार्ल मार्क्स क्या था? हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करता था, पर गांधी जी एकता के समर्थक तो कार्ल मार्क्स और गांधी जी में ये अंतर है। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी के जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। अब ये होता देखो जब क्रिस्मेटिक कोई पर्सनैलिटी बन जाता है। अभी जैसे सारा से मोदी को दिया जाता है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थे। अब जो गांधी के नाम पे सब होने लगा, अच्छा बुरा सब हो रहा है। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं कि वो कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वो जो चाहते हैं वो सही है। उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु है, एक पंडित, इलाहाबाद के ब्राह्मण, यहाँ तक एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों को विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। अब देखो लोगों की कितनी समझ थी उस टाइम। CR दास, चित्तरंजन दास, स्वतंत्र आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूरी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे।
अब 1922 से लेकर 1929 कौन कौन सी घटनाएं हुई। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों के भीड़ ने चौरा-चौरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी को अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी के परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक में मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्य को बदलती गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये चीज़ याद रखना। RSS 1920 से 22 में बना था उस टाइम। भारत के भविष्य लेकर इन पार्टी की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी। अब देखो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। हाँ, सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। अब देखो यूपीएससी ने ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से लाइन टू लाइन उठा के। आगे देखो, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों किसानों क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA, याद रखना, की स्थापना की थी। पहले वो अलग था, फिर बाद में जब भगत सिंह जुड़ते हैं तब इसका नाम चेंज होता है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारी ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है, एज कोई मायने नहीं रखती। अब देखो वो उतना बड़ा काम करके चले गए उस टाइम। दांडी मार्च पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकारों का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाव को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से लेकर 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चल कर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930। बहुत बार PCS में यूपीएससी में पूछता है, ये याद रखना, PCS में खास तौर से। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अम्माबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिला आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और समय उनके लिए भी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब देखो याद करो, यूपीएससी ने दो बार पूछ लिया कि महिलाओं का क्या योगदान था। और डायरेक्ट सिलेबस में देखोगे तो लिखा भी है। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसमें उन्हें विभिन्न व्यवसायों और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रस्तुत किया। अब ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी का था, इसलिए यूपीएससी पूछा भी।
महिलाओं की सहभागिता क्या था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अम्माबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी, सोचो। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों की घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह जेल से बाहर होती तो सभा में भाषण देती, बनाई कुताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि इस क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने दें। याद रखना ये चीज़, किसने बनाया गांधी को महिलाओं को आंदोलन में आने के लिए। ये देखो सरोजिनी नायडू है। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 19 गई थी। 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेता में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी थी। याद रखना, भारतीय थी। ऐसे तो एनी बेसेंट बन चुकी थी, पर भारतीय पहली। देखो यूपीएससी ने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। भाई एक भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। मोस्टली क्वेश्चन जितना आपको पास पीटी कराना उतने क्वेश्चन है। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघों ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह को निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता को प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। 2011 या 12 क्वेश्चन जाके देखना, एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछा गया है। प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है भाई? संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई थी। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में गाँव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजी का अवहेलना करते हुए विख्यात जनजाति नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्हें कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे थे। अभी तक भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। अभी देखो बोस और आय ने इसका भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। मूवी देखना, क्लियर हो जाएगा इनका जो मूवी है। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहाँ आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन थे वो लोग। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाही पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। भारत छोड़ो के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचालित राजसत्ता के प्रति हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। ये यूपीएससी ने अपनी बार पूछा था।
सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक में आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20-30 के दशक में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1936 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा है। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी वह था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला बढ़ गया। और ये बात देखोगे ना तो आज की तौर पर हकीकत है। अभी देखो बीजेपी सरकार में, बीजेपी में एक भी मुस्लिम है ना, एक भी मुस्लिम को नहीं मिलेगा MP सांसद, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, उनका जो डर था, ये हकीकत बात है। चलिए इधर देखिए तो किस के बारे में दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति का अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942। मौलाना आज़ाद जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। सोचो, बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का भी विरोध किया था। गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1944, याद रखना इन्होंने राजगोपालचारी फॉर्मूला भी दिया था। वहीवदी राष्ट्रवादी दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने लोग राजा जी के नाम से जानते थे, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा इसके बारे में भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ता में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नाडियाद गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और ये नहीं किया, जब अध्यक्ष बने थे उस टाइम फंडामेंटल राइट एक बेसिक चीज़ें हुई थी। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। तो कितनी हाइट, गांधी जी कहीं यहाँ आते थे, जिन्ना कितना लंबा चौड़ा। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता कराने की अहम भूमिका निभाई थी, अदा की थी। याद रखना लखनऊ समझौता, जहाँ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस दोबारा एक हो गए थे। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं के कतार में जहाँ पहुँचे थे। कारण था 1928 का नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं, जुलाई 1946। गांधी जी शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक अथवा अन्य संप्रदाय के कोई आरक्षण नहीं था। अभी देखो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस क्षेत्र में अपने सहयोगी के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। याद रखना ये चीज़ पूछता है UPSC। यह उनके प्रांत के पटाने में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। याद रखना ये गफ्फार खान हो गया। दूसरा मोहम्मद ये आज़ाद थे ना, वो भी विरोध करते हैं। वो कतई भी तैयार नहीं थे भारत का विभाजन को लेकर। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने की कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। पहला कारण जो भारत पाकिस्तान विभाजन का बना। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। दूसरा कारण 1945 विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी थी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ रहते थे। तीसरा कारण 1946 दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली।
लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। ये चौथा कारण, जो मांग को उनको बढ़ावा दिया। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ सहायता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। अब याद रखना वो क्यों चाह रहे हैं, ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र ना बने, पर बाद में जब उनको लगेगा कि वह रशिया से बचना तो अपने को जरूरी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश विभाजन असंभावी था, मतलब जरूरी हो गया था कि इनसे अगर पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये भी याद रखना, मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी, और ये सबसे बड़ा कारण है। अब क्योंकि सरकारी कंट्रोल से बाहर जा चुका था, तो फिर आखिर में करना ही पड़ा। कई लाखों लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में अकथनीय अत्याचार का सामना करना पड़ा। मैं बता रहा था ना उस दिन कि भाई जहाँ आंदोलन होते हैं महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सब चीज़ें। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थान से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीनों पर शरणार्थी बने रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की सकल सूरत बदल गई, उसके शहरों को माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के आनंद विभाजन के पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आए। अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण, ये भी यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा है। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीका और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। उनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में उपनिवेशी शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत ही नहीं थी। स्थानीय भूस्वामी या किसानों जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि, खराब कार्य परिस्थिति की वजह से बहुत सारे अफ्रीका आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना था, सोचो। फिर धीरे धीरे पूरे राष्ट्रों में मांग होगी। इससे पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था। यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी के चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने इस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुई। कन्वेंशन पीपल्स पार्टी ने चुनाव में सफलता पाई। इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यूपीएससी देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में जो हुआ था उसके बारे में पूछा था, वहाँ पे कैसे राष्ट्रवाद विकसित हुआ, कैसे देश लोग आज़ाद हुए। तो ये अफ्रीका के बारे में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बताइए, फिर से याद करो, 1870-80 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। चलिए, तो ऐसे मैंने बता ही दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों के पक्ष में बोल रही थी, तो ये तो वही हो गया डायरेक्ट। अच्छा, आज इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिए। चलो, पहले वाले क्वेश्चन में सर यही तो आ जाएगा ना। एक तो न्यायाधीशों को अधिकार दे रहे थे, तो ब्रिटिश ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो वो वापस आ गया। दूसरा वो प्रेस वाला था कि जो भी अगर कुछ भी न्यूज छापेगा तो उसको बंद कर देंगे। आर्म्स एक्ट भी था, आर्म्स एक्ट भी तो था। और दूसरा था जो रिपन के काल में आया था, वर्नाकुलर एक्ट। हाँ, उसको वापस ले लिया था। युवराज सोते रहते हो क्या? उठा करो टाइम पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों के पक्ष में बोल रहे थे। बताइए। अच्छा, 1950 में आते हैं ना। चलो ठीक है, उसमें एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो लिख लेना। देखो,
पहली बात है, कौन से आर्थिक असर पड़े, कौन सा बिजली की बसा क्यों मांग की गई थी। एक क्वेश्चन बनाता हूँ पूरा। मध्यवर्ग कौन थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे। मध्यमार्गी मतलब याद रखना नरम मध्य के बारे में। कांग्रेस में मामूल परिवर्तनवादी राजनीति, मध्यवर्ग राजनीति किस तरह भिन्न थी। हाँ, तो क्वेश्चन लिखो, नरम दल, मध्यमार्गी सर, ये नरम दल ही तो हो जाएंगे। हाँ, नरम दल एवं गरम दल की राजनीति का गांधी के राजनीतिक विचारों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, आया 2017, मतलब लैंग्वेज चेंज। हाँ, उद्देश्य वही होगा पूछने का। ठीक है, तो ये आपको कहना है इसमें नरम दल की बताना है कि उनके क्या था तरीका, फिर गरम दल का बताना है, फिर वो गांधी जी का इन दोनों से कैसे भिन्न है, इन दोनों में कैसे समन्वय कार्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, सारा कंप्लीट हो जाएगा इसी में ही। चरमपंथियों की भूमिका प्रतिपादित कर दिया। मतलब आपको बताना है कि नरम दल के जो थे उनका क्या तरीका, जैसे उनके बोला जाता कि शिकार करना था उनका। दूसरी बात वो जो ज़्यादा लोगों में सहयोग, मतलब अपर क्लास के ही लोग थे, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे मध्यम, ये मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं ये सब पार्टिसिपेट करें। पर गरम दल चाहते थे कि पार्टिसिपेट करें, पर गांधी जी तो सबको ही साथ में लेके चलते हैं। हर तरीके से आपको देखना है, राजनीतिक विचार से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया था, स्टार्टिंग वीडियो में देखना, वहीं पे मैंने दे दिया था। चलो कल ये पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वो तो 2.5 घंटे क्लास हो जाएगी। कल कर लेंगे, कल क्लास आया करो 8 बजे क्लास में, कोई आया ही नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, रिवीजन कर लो जो चैप्टर पढ़ाए हैं, इन्हीं से टेस्ट होगा। मैं कल फ्राइडे को मैं कल टेस्ट बना के भेज दूंगा आप लोगों को। सैटरडे संडे को आपको देना, पर बिना लिखे लिखना है आप लोगों को। चलो ठीक है, ऐसे भी ये तो पॉलिटिकल हो गया चैप्टर। चलो कल मिलते हैं फिर, कल 8 बजे तो 8 बजे।